कहीं बाहर हैं तो आज योग का क्लास नहीं हो पाएगा। तो चलिए आज हम लोग एक टॉपिक पे बात कर लेते हैं। जो अभी जैसे अभी हमारे यहाँ समर का सीजन चल रहा है, गर्मी का जो सीजन चल रहा है, उसमें ही इस तत्व की हमें प्रमुखता ज्यादा समझ में आती है, या फिर जिस टॉपिक को हम लेके आज बात कर रहे हैं वह हमें गर्मी में ही उसकी आवश्यकता, गर्मी के दिनों में ज्यादा आवश्यकता होती है ना। इसकी पूर्ति के लिए हम लोग को बहुत सारे मशक्कत करने पड़ते हैं। हमारे हमारे दैनिक जीवन में इसका बहुत ही बड़ा रोल होता है, और इसकी कमी से हमें बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। तो यह जो टॉपिक है आज का, वो बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, क्योंकि हमें अभी जो गर्मी का सीजन चल रहा है उसके लिए यह नियमित हमें आवश्यकता होती है इसकी, मान के चलिए आप लोग। तो हम आज बात करने वाले हैं इलेक्ट्रोलाइट्स के बारे में। हम लोगों ने सुना होगा कि अभी हम जैसे कई लोग अभी जैसे डिहाइड्रेशन का शिकार होते हैं, है ना। किसी को लू की समस्या होती है, किसी को डिहाइड्रेशन की समस्या होती है ना। मतलब आपको वो तेज धूप में जैसे निकल रहा है कोई, तो उसको लू हो गया ऐसा बोलते हैं ना हम लोग की। और तो वो कहते हैं कि उसको पानी की कमी हो गई या इसकी कमी हो गई। तो ये ऑल ओवर अगर हम देखें तो ये सारी चीजें इलेक्ट्रोलाइट्स ही होती हैं, है ना। इलेक्ट्रोलाइट अर्थात हमारे शरीर में जितने भी मिनरल्स होते हैं, खनिज खनिज लवण जो होते हैं हमारे शरीर में, है ना, उन्हीं से ही मतलब मिल करके इलेक्ट्रोलाइट का निर्माण होता है। तो इलेक्ट्रोलाइट्स है हमारे शरीर के लिए महत्वपूर्ण खनिज, जैसे सोडियम, है ना। सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम होते हैं, जो पानी में घुलने पर विद्युत आवेश उत्पन्न करते हैं, इलेक्ट्रिक चार्ज उत्पन्न करते हैं, ये शरीर को सुचारू रूप से चलाने के लिए। ये जितने मैंने अभी बताया, जैसे कि सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, है ना, ये क्या करते हैं, एक विद्युत आवेश उत्पन्न करते हैं हमारे शरीर के अंदर, है ना। जिससे हमारे शरीर में कुछ बहुत सारे कार्यों का संपादन होता है। मान के ऐसा चले आपकी इलेक्ट्रोलाइट जो होते हैं वो हमारे शरीर में करंट के लिए भी काम करते हैं, है? आपका जैसे कि आप जैसे मान के चलिए कि आपको कभी कांटा चुभ जाता है, आपने सोचा होगा कि कैसे वो हम उसको रिएक्ट करते हैं। हमें अगर कोई चीज चुभता है तो हम फटाक से उसके लिए हमारा जो शरीर है वो रिएक्ट करने लगता है ना। तो रिएक्ट करने लगता है तो ये किस वजह से होता है, इन्हीं मिनरल्स की वजह से, इन्हीं इलेक्ट्रोलाइट्स की वजह से, जो हमें हमारे विद्युत आवेश के थ्रू हमारे शरीर में हमारे ब्रेन को संकेत देता है, और ब्रेन हमें संकेत देता है कि आपके पैर में अगर कोई कील या कांटा चुभने वाला है तो आप अपना पैर उठा लीजिए, है ना। इसलिए हम लोग फटाक से अपना पैर उठा लेते हैं। आप सभी ने देखा होगा, कभी सबके साथ ऐसा कहीं ना कहीं होते रहता है ना। तो ये क्या करता है, पूरा इलेक्ट्रिक वायर के रूप में एक प्रकार का काम करता है। मान के चलिए आपके शरीर में इलेक्ट्रोलाइट्स है जो है वो पूरा बिजली का तार जैसा आपके शरीर में होने का मतलब प्रवाह होने का कार्य करता है। अब इसमें कौन कौन से मुख्य कार्य होते हैं, इसके बारे में भी अभी थोड़ा सा बात करते हैं। तो पहला जो कार्य होता है, जो महत्वपूर्ण कार्य है, वो हाइड्रेशन और तरल संतुलन, है ना। आपके शरीर को हाइड्रेट रखना और तरल पदार्थ की संतुलन को आपके शरीर में बनाए रखना, ये बहुत महत्वपूर्ण कार्य होता है। ये शरीर में पानी की मात्रा और उसके वितरण को नियंत्रित करता है। आपके शरीर में जो पानी है ना, पानी, हम लोग जो पानी पीते हैं, तो उसका जो वितरण है हमारे सेल्स में होते हैं, कोशिकाओं में होता है हमारा। आप सभी ने आप जानते हैं कि हमारा जो शरीर है वो कोशिकाओं से मिलकर के बना है, ऊतकों से बना है ना। तो इन्हीं कोशिका ऊतकों को पर्याप्त मात्रा में पानी का जो वितरण है उसके नियंत्रण के लिए यह कार्य करता है। जिस कोशिकाओं के अंदर और बाहरी मतलब कोशिकाओं के अंदर भी और बाहर भी तरल संतुलन बना रहे। तरल संतुलन अर्थात हमारे जो पानी या लिक्विड की जो संतुलन है वो बना रहे। तो यह कार्य कौन करता है, यही इलेक्ट्रोलाइट से करते हैं। उसके बाद में मांसपेशियों का संकुचन। मांसपेशियों का संकुचन अर्थात आपके शरीर में कैल्शियम, पोटेशियम और सोडियम विशेषकर हृदय को सिकोड़ने और आराम करने में भी मदद करते हैं। आपका हार्ट जो पंप कर रहा है, आप मान के चलिए हमारा हार्ट कभी रुकता नहीं है। अगर हार्ट रुकता है तो इंसान की मृत्यु हो जाती है। तो हार्ट का जो मतलब संकुचन है ना, जो हमारे शरीर में जो लप डप की जो ध्वनि चल रही है, हार्ट जो पंप कर रहा है प्रतिदिन,
प्रति सेकंड प्रतिदिन जो ब्लड को पंप कर रहा है, इसके लिए भी जिम्मेदार इलेक्ट्रोलाइट्स ही होते हैं, जो कैल्शियम, पोटेशियम और सोडियम मांसपेशियों को सिकुड़ने का काम करते हैं, बोल रहे हैं। तो ये इन्हीं इलेक्ट्रोलाइट्स के कारण होती है। तो आप समझ सकते हैं कि इलेक्ट्रोलाइट्स का रोल हमारे लाइफ में कितना है। हमारे हार्ट को सही तरीके से पंपिंग करने के लिए या सही तरीके से चलने के लिए भी इलेक्ट्रोलाइट्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं हमारे शरीर में। तो पहला काम तो हुआ इसका कि हाइड्रेशन और तरल संतुलन को बनाता है। दूसरा, मांसपेशियों का संकुचन, अर्थात हमारे हार्ट से रिलेट करके देख सकते हैं कि हमारे हार्ट के संकुचन के लिए भी इलेक्ट्रोलाइट्स बहुत बड़े रोल अदा करते हैं। उसके बाद में है तीसरा काम करते हैं लोग तंत्रिका तंत्र के संकेत। तंत्रिका तंत्र अर्थात आपके जो ब्रेन सिस्टम, जो मैंने अभी जैसे बताया कि आपको जैसे कांटा चुभ गया तो आपको तुरंत आप रिएक्ट करते हो, तो ये तंत्रिका तंत्र को संकेत देने वाला काम भी इन्हीं इलेक्ट्रोलाइट्स की वजह से होता है। ये मस्तिष्क और शरीर के अन्य हिस्सों में, है ना, बीच विद्युत संदेश भेजने का काम करते हैं। विद्युत संदेश अर्थात आपको जैसे कील चुभने वाली जो बात किया, तो वह आपको तुरंत संकेत देगा कि आपके शरीर में कील चुभ रहा है, जिससे आप कुछ महसूस कर पाते हैं और हिल सकते हैं। हिल सकते हैं अर्थात आप तुरंत रिएक्ट करते हैं। आपके उंगलियों के आसपास में अगर मान लो चाकू थोड़ा चुभ गया, तो सब्जी काटते हुए, है ना, सब्जी काट रहे हैं, आपको थोड़ा सा चाकू लग गया, तो उसके लिए भी आप तुरंत रिएक्ट करेंगे। तो ये रिएक्ट कहाँ से हुआ? ये इन्हीं की वजह से हुआ, इन्हीं इलेक्ट्रोलाइट्स के आपके शरीर के अन्य हिस्सों में जो विद्युत संदेश पहुंचाने का कार्य किया गया, उसी की वजह से ही आपको ये अनुभव हुआ कि नहीं, मुझे मेरा उंगली कट गया है, मुझे इसे हटा देना चाहिए, ये कटने वाला है, इसे हटा देना चाहिए सब्जी काटते हुए। तो इस तरह की चीजें भी हमारे इसी की वजह से होता है, इलेक्ट्रोलाइट की बैलेंस बनने की वजह से ही ये सारी चीजें हमारे शरीर में होती है। उसके बाद में है चौथा जो महत्वपूर्ण कार्य क्या होता है, पीएच स्तर का नियंत्रण। हम सभी ने सुना है कि पानी का पीएच होता है, हमारे शरीर के अंदर जो रुधिर बह रही है, जो ब्लड बह रही है, उसकी भी पीएच मान होती है। तो शरीर में ब्लड के जो पीएच मान है ना, शरीर में जो तरल एसिड है और एसिड के बेस पे जो क्षार है, तो क्षार को सही मात्रा में संतुलित करने के लिए, है ना, हमारे ब्लड का जो पीएच मान है उसको संतुलन बनाए रखने के लिए भी सामान्य तौर पे इन्हीं इलेक्ट्रोलाइट्स की वजह से होती है। जब इन्हीं इलेक्ट्रोलाइट्स कमी हो जाती है हमारे शरीर में, या अनबैलेंस हो जाता है, इस तरह के जो इलेक्ट्रोलाइट्स है हमारे शरीर में कमी आ जाती है, जिसकी वजह से हमारे ब्लड का भी पीएच मान अनियंत्रित हो जाता है। और ब्लड का पीएच मान अनियंत्रित होने से हमें बहुत सारी बीमारियों का सामना करना पड़ सकता है। मान के चलिए, अगर ब्लड का पीएच मान बहुत ज्यादा अनियंत्रित हुआ, तो वो ब्लड कैंसर जैसी भी जो समस्या होती है, वो इसी की वजह से होती है, इसी पीएच मान के स्तर की वजह से ही होती है। तो आप सभी ने देखा भी कि 3-4 इतने महत्वपूर्ण कार्य हमारे शरीर में इन्हीं इलेक्ट्रोलाइट्स की वजह से होता है। तो कितना बड़ा मतलब रोल करता है, मान के चलिए, इलेक्ट्रोलाइट्स हमारे जीवन में, हमारे शरीर में। और हमें इसके महत्व को समझना है, और हमें अपने शरीर में इसे हमेशा बैलेंस में बनाए रखने की ओर हमें अक्सर चले जाना है ना। अगर हम इसको बैलेंस करने की ओर नहीं जाएंगे, तो हमें बहुत सारी दिक्कतों का सामना हमें करना पड़ सकता है। हमें बहुत सारी परेशानियां हमारे जीवन में हो सकती है, और हमारे शरीर में मान के चलिए कि कई सारे रोग उत्पन्न भी हो सकते हैं, है ना। तो अभी गर्मी का सीजन चल रहा है, आप सभी देख रहे हैं, है ना। गर्मी के सीजन में क्या होता है कि शरीर में पसीना आने की वजह से, है ना, पसीना आने की वजह से हमारे शरीर से पानी निकल जाता है, पसीने के थ्रू पानी निकल जाता है। तो वो पानी क्या होता है, उसमें इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं, तो वो इलेक्ट्रोलाइट्स भी हमारे शरीर से निकल जाते हैं। तो आप कभी देखे होंगे कई लोगों को, जैसे मान के चलिए कि शरीर में पसीना आने, उल्टी या दस्त के कारण, जैसे किसी को पसीना ज्यादा आ रहा है, किसी को उल्टी होता है, किसी को दस्त होता है, तो उसका शरीर थोड़ा सा वो सुस्त सा हो जाता है ना। तो वो क्या होता है, उसके उल्टी के थ्रू या फिर
पसीने के थ्रू या दस्त के थ्रू यही जो इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं, जो मिनरल्स होते हैं, ये शरीर से बाहर हो जाते हैं, है ना, जिसकी वजह से जो शरीर जो डिहाइड्रेट की हम लोग बात करते हैं, डिहाइड्रेशन की जो बात करते हैं, वो इसी की वजह से होती है ना। तो उसको मान के चलिए, उसको पूर्ति करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, हमें कुछ इलेक्ट्रोलाइट्स से भरपूर पेय पदार्थों की ओर जाना पड़ता है। जैसे कि कई बार हमने ये बात भी की कि सबसे अच्छा इलेक्ट्रोलाइट नारियल पानी होता है ना। कभी आपने देखा होगा कि किसी किसी को ज्यादा मान के चलिए कि डिहाइड्रेशन की समस्या हो जाती है, या उसके शरीर में अगर आप डॉक्टर के पास गए तो और बोलता है कि नहीं, इसके शरीर में इलेक्ट्रोलाइट्स कम हो चुके हैं करके, इसको नारियल पानी पिलाइए। तो नारियल पानी एक बहुत बड़ा सोर्स, बहुत अच्छा सोर्स होता है इलेक्ट्रोलाइट्स का। तो हम जब किसी को उल्टी दस्त या ऐसी समस्या होती है, तो हमें इस तरह के सप्लीमेंट की आवश्यकता होती है। सप्लीमेंट अर्थात किसी पेय पदार्थ से हम ले सकते हैं, जैसे नारियल पानी से ले लिए, है ना, या ओआरएस का घोल आप लोग लेते हैं। ये सारी चीजें वही होती है, इलेक्ट्रोलाइट से ही होती है। तो आप समझ ही गए होंगे कि हमारे शरीर में इलेक्ट्रोलाइट्स का क्या रोल होता है ना। तो अब ये समझते हैं कि इलेक्ट्रोलाइट्स है क्या, या इसकी थोड़ी बहुत परिभाषा क्या होनी चाहिए। परिभाषा के तौर पे अगर हम देखेंगे तो इसकी परिभाषा क्या होनी चाहिए, तो इलेक्ट्रोलाइट एक ओरल मिनरल सप्लीमेंट है। मान लीजिए ओरल ओरल अर्थात हम सीधा अपने जैसे अपन अपने पानी पीते हैं, वैसे ही ये पेय पदार्थ है, मान के चलिए ओरल सप्लीमेंट, जिसमें शरीर को आवश्यक सभी महत्वपूर्ण मिनरल्स संतुलित मात्रा में होते हैं। यह शरीर में पानी, खनिज लवण, है ना, और इलेक्ट्रोलाइट्स, हमारे जो इलेक्ट्रोलाइट्स है उसका भी संतुलन बना के रखता है। तो यही है इलेक्ट्रोलाइट्स है। आप सब आप सबको मतलब लग रहा होगा कि इलेक्ट्रोलाइट्स है, मतलब इसकी परिभाषा की अगर हम लोग निकालें तो किस तरह से निकालें। तो इसकी परिभाषा हम इसी तरह से कह सकते हैं कि यह एक ओरल मिनरल सप्लीमेंट अर्थात हमारे पेय पदार्थ के रूप में एक सप्लीमेंट है, जिसे हम लोग कभी कभी ओआरएस घोल के रूप में या इलेक्ट्रॉल पाउडर के रूप में हम लोग लेते रहते हैं, जब हमारे शरीर में अधिक मात्रा में इसकी कमी हो जाती है। तो इसके बारे में तो हम लोग जान लिए कि ओरल सप्लीमेंट है ये। लेकिन इसमें जो तत्व होते हैं वो कौन कौन से तत्व या खनिज या मिनरल्स होते हैं, है ना। तो इसके बारे में भी हम लोग समझते हैं, और इनकी क्या ऐसे कार्य होते हैं, क्या ऐसे प्रमुख कार्य इन लोग करते हैं। एक एक जो हमारे जो मान के चलिए मिनरल्स जो होते हैं, वो एक एक मिनरल्स ऐसा क्या क्या कार्य करते हैं, तो इसके बारे में भी हम लोग थोड़ा सा समझ लेते हैं। तो जैसे सोडियम, है ना, सोडियम के बारे में आप सभी ने सुना होगा कि हमें नमक खाने से सोडियम की पूर्ति होती है, सोडियम मिलता है ना। तो एक इलेक्ट्रोलाइट्स एक जो इलेक्ट्रोलाइट्स या मिनरल्स जो होता है वो सोडियम होता है। तो शरीर के पानी का संतुलन, हमारे शरीर में जो पानी का संतुलन है और नसों की जो कार्य प्रणाली है या डिहाइड्रेशन की भरपाई करता है। अब सोडियम के तीन प्रमुख कार्य होते हैं। आप सोचिए, शरीर के पानी का संतुलन करना, शरीर में जो पानी का स्तर हमारे शरीर में जो संतुलन है, या कम हो जाता है या ज्यादा हो जाता है, तो इसको बैलेंस करने का काम कौन करता है, यही सोडियम करता है। आपकी नसों की कार्य प्रणाली, आपके नसों में जो जितनी भी कार्य हो रही है, जैसे ब्लड का बहना हो रहा है ना, और भी कई सारे जैसे नसों में रुधिर का बहना, कोलेस्ट्रॉल का बैड कोलेस्ट्रॉल का जाना, गुड कोलेस्ट्रॉल का आना, ये सारी चीजों का नियंत्रण या संतुलन, नसों की जो कार्य प्रणाली का जो संतुलन है वो सोडियम ही करता है। और जैसे आपके शरीर में कभी आपको डिहाइड्रेशन की जो समस्या होती है, तो आप नमक चीनी का जैसे घोल पीते हैं ना, तो उससे भी आपकी डिहाइड्रेशन की समस्या से भी आपको निजात दिलाती है। तो समझिए कि सोडियम का बहुत ही महत्वपूर्ण रोल होता है। लेकिन हम अधिक मात्रा में अगर सोडियम लेते हैं तो यह नुकसान भी कर सकता है। तो बैलेंस रूप में सोडियम की आवश्यकता होती है, और उसके बैलेंस को भी हमें समझना चाहिए। जैसे हम नमक की बात करते हैं ना, कि हमें हमारे शरीर को हर पर डे मात्र 5 ग्राम नमक की आवश्यकता है। अगर उसी जगह हम मान के चलिए कि ज्यादा नमक का सेवन करेंगे तो हम फिर ब्लड प्रेशर के लिए जिम्मेदार होगा,
यह कह रहा है ना कि नसों की कार्य प्रणाली, तो ज्यादा मात्रा में हम सोडियम लेंगे तो क्या होगा, बीपी बढ़ता है। तो बीपी बढ़ने का कारण क्या है कि यह जो नसों की जो कार्य प्रणाली में जो इसका रोल होता है, तो जैसे ही हम ज्यादा कंजप्शन करते हैं, मान के चलिए सोडियम का या नमक का, तो हमारा बीपी फटाक से बढ़ जाता है ना। इसीलिए बोलते हैं ना कि आप नमक कम खाइए। नमक बिल्कुल मत खाइए ऐसा नहीं कहते। नमक आपको पर डे 5 ग्राम की आवश्यकता होती है। तो सोडियम के महत्व को भी आपको समझना बेहद जरूरी है, क्योंकि ये बहुत सारे महत्वपूर्ण कार्यों को संपादन करता है। मान के चलिए पानी का संतुलन भी कोई छोटा मोटा काम नहीं है। पानी का आपके शरीर में पूरा संतुलन बनाना भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य होता है, मान के चलिए, है ना। उसके बाद नसों में जो आपका जो कार्य प्रणाली है, नसों का कार्य प्रणाली अगर अच्छे से संपादित नहीं होगी, तो आप बहुत सारे बीपी की परेशानियां या और भी बहुत सारी जो निश्वास से संबंधित परेशानियां होती हैं, उससे आप जूझ सकते हैं। तो इसके लिए भी सोडियम का भी बैलेंस हमारे शरीर में होना बहुत जरूरी है। उसके बाद में आ जाइए पोटेशियम, है ना। पहला इलेक्ट्रोलाइट्स या मिनरल्स होता है सोडियम, उसके बाद होता है पोटेशियम। तो पोटेशियम का इसमें क्या रोल होता है, मांसपेशियों का संकुचन। अभी हम जो हार्ट के धड़कन की जो बात कर रहे थे, इसका महत्वपूर्ण कार्य कौन करता है, पोटेशियम, है ना। पोटेशियम जो मिनरल्स होता है वह करता है, और एसिड बेस बैलेंस बनाने में मदद करता है। एसिड बेस बैलेंस अर्थात एसिड के स्तर को आपके शरीर में कम करता है। जो अम्लीय जो अम्ल ज्यादा बढ़ जाता है ना आपके शरीर में, उसको भी संतुलित करने के लिए या उसको काउंटर करने के लिए यही पोटेशियम काम करता है। और मांसपेशियों के संकुचन के लिए बहुत ज्यादा मतलब इसका रोल होता है। संकुचन के लिए अर्थात आपके हार्ट हार्ट का जो संकुचन हो रहा है, आपका हार्ट जो चल रहा है, अभी हम जो पहले इससे पहले थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे कि हार्ट का पंपिंग करना, है ना, तो ये पोटेशियम की वजह से ही संभव हो पाता है। और आप सभी ने सुना होगा कि आ, आ, केला केला जो होता है ना, जो फ्रूट्स होता है केला, उसमें बहुत ज्यादा पोटेशियम होता है। तो एक पोटेशियम एक केला हमें पर डे खानी चाहिए। लेकिन अगर किसी को हाईली शुगर है तो उसको कोशिश करना चाहिए कि ज्यादा मीठा केला खाने की ओर नहीं जाना चाहिए। तो ये पोटेशियम का भी कितना बड़ा रोल है आप समझिए। अगर आपके शरीर में पोटेशियम की सही मात्रा नहीं हुई, तो आपका हार्ट पंपिंग सही तरीके से नहीं करेगा, आपके सभी अंगों में सही तरीके से ब्लड का सप्लाई नहीं होगा, है ना। तो कितना बड़ा आपके शरीर को नुकसान होगा। तो पोटेशियम भी हमारे शरीर के लिए बहुत ही जरूरी मिनरल्स है। उसके बाद में तीसरा जो मिनरल्स है वो है क्लोराइड। तो क्लोराइड में क्या होता है, क्लोराइड का जो कार्य क्या होता है, तो क्लोराइड जो है हाइड्रोक्लोरिक एसिड बनाने में सहायक होता है। आप सभी ने हाइड्रोक्लोरिक एसिड के बारे में सुना होगा, जिससे हम लोग क्या बोलते हैं, ये आयुर्वेद में जो जठराग्नि की हम लोग जो बात करते हैं, हमारे शरीर में जो पाचक एंजाइम जो रिलीज होती है ना, तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड बनाने में यह सहायता करता है, कौन, क्लोराइड, है ना। तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड बनना भी हमारे शरीर में बेहद ही जरूरी है। पाचन क्रिया का, जल संतुलन का और इलेक्ट्रोलाइट्स बैलेंस तीनों कार्य यह करता है। पाचन संतुलन अर्थात क्लोराइड की अगर कमी हो गई तो HCl नहीं बनेगा। HCl अर्थात हाइड्रोक्लोरिक एसिड हमारे शरीर में जो जठराग्नि की हम बात कर रहे हैं वह नहीं बनेगा। और वह नहीं बनेगा तो हमारा डाइजेशन वीक होगा, हमें गैस, अपच, एसिडिटी, इस तरह की जो समस्याएं हैं वो लगातार होते रहेंगी। तो कहीं ना कहीं अगर क्लोराइड की जो कमी हो गई, तो उससे आपके पाचन संस्थान को बहुत ज्यादा नुकसान होगा। तो इसके लिए भी हमारे शरीर में क्लोराइड का भी बैलेंस होना बहुत आवश्यक है। उसके बाद में है चौथा जो मिनरल्स है वो है कैल्शियम। कैल्शियम के बारे में आप सभी जानते हैं कि हड्डियों और दांतों की मजबूती, मांसपेशियों के सिकुड़न, रक्त के थक्के जमने में सहायक होता है ना। कैल्शियम के बारे में आप सभी ने सुना है ना कि हड्डियों में कैल्शियम होता है, और हड्डियों को मजबूत करने के लिए कैल्शियम बहुत बड़ा रोल अदा करता है। वैसे मांसपेशियों का, हमारा जो मांसपेशी हमारे शरीर में जो है, उसके संकुचन के लिए भी यह बहुत जिम्मेदार होता है। आपके अगर शरीर में मान के चलिए कैल्शियम की कमी है, तो आपकी मांसपेशियों के संकुचन भी अच्छे से नहीं हो पाएगा और आपकी हड्डियां कमजोर हो सकती हैं। उसके बाद में रक्त के जो थक्के जमते हैं, आपको कभी जब चोट लगती है ना, आपको चोट लगती है तो आपने देखे होंगे कि
ब्लड आपका बह जाता है, लेकिन कुछ देर बाद में वो क्लॉट बन जाता है। तो इसमें विटामिन के और कैल्शियम दोनों का बहुत बड़ा रोल होता है। अगर यह दोनों ही चीजें हमारे शरीर में नहीं होंगी तो हमारे जो अगर किसी एक्सीडेंट के दौरान अगर किसी के इंसान का शरीर ब्लड बहता ही गया, बहते बहते वह उसका डेथ हो जाएगा। लेकिन क्या होता है कि हमारे शरीर में यह संतुलन बना रहता है। विटामिन के और कैल्शियम एक थक्का बना देते हैं, जिसकी वजह से हमारा जो ब्लड है वो थोड़े देर बाद में बंद हो जाता है। तो यह कार्य कैल्शियम के बैलेंस की वजह से होता है। तो कैल्शियम का भी हमारे शरीर में, या कैल्शियम जो मिनरल्स है उसका भी हमारे शरीर में बहुत बड़ा रोल है। इसके रोल के बारे में भी हमको समझना बहुत जरूरी है। उसके बाद में है मैग्नीशियम। और कैल्शियम कहाँ कहाँ से मिलता है? कैल्शियम आप प्रतिदिन एक चुटकी एक चुटकी चूना है उसको पानी में मिला के ले सकते हैं, तो इसमें भी आपको कैल्शियम की पूर्ति हो जाएगी। और भी बहुत सारे जो खाद्य पदार्थ हैं जो हमारे शरीर के लिए बहुत ही लाभदायक होते हैं, उन खाद्य पदार्थों से भी आप कैल्शियम की पूर्ति या भरपाई कर सकते हैं। तो ये तो हो गया कैल्शियम। उसके बाद में एक और मिनरल्स है मैग्नीशियम। तो मैग्नीशियम क्या करता है? मांसपेशी और नसों का कार्य है ना, एनर्जी, मेटाबॉलिज्म, हड्डियों के निर्माण और एंजाइम एक्टिवेशन, मेटाबॉलिज्म के लिए बहुत बड़ा रोल अदा करता है। मांसपेशी और नसों में जो संबंधित कार्य है उसके लिए भी यह बहुत लाभदायक होता है। मैग्नीशियम की कमी की वजह से भी हमारे पाचन तंत्र में इफेक्ट पड़ सकता है। हमारे नसों में जो कार्य हो रही है, जो रुधिर बह रही है, उन कार्यों में भी इफेक्ट पड़ सकता है। तो मैग्नीशियम भी हमारे शरीर के लिए भी बहुत बड़ा रोल अदा करता है। उसके बाद में है फॉस्फेट। फॉस्फेट जो इलेक्ट्रोलाइट्स या मिनरल्स जो होते हैं वो एनर्जी के लिए कार्य करते हैं। हड्डियों और दांतों का निर्माण, एसिड बेस संतुलन, कोशिका के कार्य में महत्वपूर्ण है। आपके शरीर में अम्लीय क्षारीय संतुलन के लिए कार्य करता है जो फॉस्फेट होता है वो, और हड्डियों और दांतों के निर्माण में भी यह सहायक होता है। तो फॉस्फेट की भी हमारे शरीर में बहुत ज्यादा जरूरत होती है। उसके बाद में आ जाइए जिंक। एक मिनरल्स होता है जिंक। इम्यूनिटी बढ़ाता है, घाव भरने में मदद करता है, प्रोटीन संश्लेषण करने में मदद करता है, और विकास और बढ़ने के लिए सहायक होता है। जिंक की अगर मान लीजिए कमी हो रही है, अगर बच्चों में अगर जिंक की कमी होती है तो उसके शारीरिक विकास में भी कमी आती है। और जिंक एक बहुत ही बड़ा रोल अदा करता है। आप सभी ने कभी न कभी दस्त में आप देखे होंगे, अगर आप डॉक्टर के पास विजिट करते हैं, आपको लूज मोशन हो रही है, दस्त हो रही है, तो डॉक्टर आपको जिंक की भी एक सप्लीमेंट पकड़ाते हैं, है ना। तो जिंक हमारे शरीर में बहुत ही ज्यादा रोल अदा करता है, क्योंकि यह प्रोटीन संश्लेषण के लिए भी कार्य करता है और हमारे शरीर के विकास के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है। और कभी हमारे शरीर में डिहाइड्रेशन अगर हो जाती है तो जिंक की भी कमी हो जाती है, इसीलिए जिंक सप्लीमेंट लेकर के हम जिंक की पूर्ति भी करते हैं। तो आप जिंक मिनरल्स के बारे में भी आप लोगों ने अच्छे से समझा होगा। उसके बाद में एक लास्ट है आयरन, है ना। आयरन के बारे में आप सभी जानते होंगे कि आयरन की कमी हो जाने की वजह से हमारे शरीर में ब्लड की कमी हो जाती है। हमारा हीमोग्लोबिन, हम जब जांच करवाते हैं लैब में जाके, जब हम टेस्ट कराते हैं हीमोग्लोबिन जांच, तो हमारा जो हीमोग्लोबिन का जो स्तर जो कम आता है वो इसी की वजह से होता है। और यहाँ तक कि जो एनीमिया रोग होती है, जो कमजोरी वाली जो रोग आती है, ब्लड की कमी वाली रोग भी इसी की वजह से होती है। तो आयरन भी बहुत बड़ा मिनरल्स है, मान के चलिए। इसके कमी की वजह से हमें बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। हम वीकनेस में जा सकते हैं, कमजोरी हो सकता है, ब्लड की बहुत ज्यादा कमी हो सकती है, हमारे शरीर में सुचारू रूप से चलने में भी बहुत सारा परेशानियों का सामना हमें करना पड़ सकता है। तो आयरन की कमी की वजह से भी बहुत सारे मान के चलिए प्रॉब्लम होती है। तो ये तो हम सभी मिनरल्स के बारे में बारी बारी से हमने समझा कि ये सब मिनरल्स का योगदान क्या क्या होता है। उसके बाद में हम देखते हैं कि इलेक्ट्रोलाइट्स के फायदे क्या क्या है ना। ये जो इलेक्ट्रोलाइट्स हम जो बात कर रहे हैं अभी, उसके फायदे क्या क्या हैं। तो सबसे पहला फायदा है डिहाइड्रेशन दूर करता है। ये है हमारे शरीर को हमेशा
हाइड्रेट बने रहने की आवश्यकता है। हाइड्रेट अर्थात हमारे शरीर में जो तापमान है, हमारे शरीर का जो 37 डिग्री सेल्सियस तापमान है, वह आप देखते हैं कि गर्मी के दिनों में हमारे शरीर का तापमान तो 37 है, लेकिन हमारे वातावरण का भी जैसे गर्मी का दिन चल रहा है तो तापमान 42 से 45 डिग्री सेल्सियस होता है ना। तो अगर हमारे जो शरीर का तापमान है अगर बढ़ जाता है तो उसी को ही हम लोग क्या बोलेंगे, डिहाइड्रेशन बोलेंगे। तो हमारे शरीर को हाइड्रेट कौन रखेगा, इलेक्ट्रोलाइट्स, है ना। अगर इसीलिए गर्मी के दिनों में कहा जाता है ना कि आप नारियल पानी पीजिए, ओआरएस का घोल पीते रहिए, या ठंडे पेय पदार्थ पीते रहिए। ये इन्हीं के कारण होता है। और ठंडी के दिनों में देखते हैं कि कई बार जो तापमान है वह बहुत कम हो जाता है। तो हमारा शरीर हमें हम अपने शरीर को गर्म करने के लिए कई सारे उपाय करते हैं। हम शॉल का इस्तेमाल करते हैं, स्वेटर का इस्तेमाल करते हैं, या आग तापने का काम करते हैं। ये सारा चीज इसी की वजह से होता है। तो हमारा शरीर हमेशा हाइड्रेट रहे, हमारे शरीर का जो तापमान है वो 37 तापमान बना रहे, इसके लिए हमारे शरीर का हाइड्रेट होना बहुत जरूरी है। तो ये डिहाइड्रेशन दूर करने के लिए कौन काम करेगा, अगर कभी आपके शरीर में ऐसी कुछ परेशानियां आ गई तो यही इलेक्ट्रोलाइट्स, है ना। इलेक्ट्रोलाइट्स की वजह से ही आपका शरीर हाइड्रेट होगा। जो डिहाइड्रेशन के शिकार हो चुके हैं उसको हाइड्रेट करने के लिए हम ओआरएस घोल, नारियल पानी वगैरह देंगे तो वह हाइड्रेट हो जाएगा। तो सबसे पहला फायदा वही है कि शरीर डिहाइड्रेशन से दूर रहता है। उसके बाद में है दस्त, उल्टी और लू में पानी और खनिजों की भरपाई करता है ना। अभी जैसे लू की जो हवाएं चल रही है, अगर किसी को लू हो गया तो और उसके वजह से उसको दस्त या उल्टी हो रही है, जिसकी वजह से खनिज की कमी हो जाती है, तो हम अगर इलेक्ट्रोलाइट्स उसको देते हैं तो उसके शरीर में क्या होता है कि वो उसकी भरपाई हो जाती है और वह डिहाइड्रेट होने से बच जाता है। और डिहाइड्रेशन जो लू होता है वो जानलेवा भी होता है। तो उससे बचाने के लिए इलेक्ट्रोलाइट्स की भरपाई हम कर सकते हैं एक सप्लीमेंट के तौर पे। उसके बाद कमजोरी, थकान और चक्कर में राहत, है ना। अगर आप किसी को इलेक्ट्रॉल पाउडर दे देते हो, अगर वह वीकनेस में है और उसको दे देते हो, थोड़ी देर में वह उसका कमजोरी और थकान दूर हो जाता है ना। कई बार वही लूज मोशन वगैरह की वजह से जो थकान होती है ना, और हम उसको ओआरएस घोल दे देते हैं तो उसको थोड़ा राहत मिल जाता है और वो एनर्जेटिक हो जाता है, मान के चलिए। उसके बाद में मांसपेशियों में ऐंठन में मदद, मांसपेशियों के ऐंठन में भी यह मदद करता है। इलेक्ट्रोलाइट्स की कमी जब हो जाती है तो आपने देखा होगा कि आपके पैरों की पिंजरी के पास में अकड़न सा होता है ना। तो वह अकड़न किस लिए होता है, आपकी इलेक्ट्रोलाइट्स की कमी की वजह से। तो उसके अकड़न को दूर करने का काम कौन करता है, यही इलेक्ट्रोलाइट्स ही करते हैं। फिर दिल के धड़कन को सामान्य रखने में सहायक, दिल की धड़कन आप अभी हम लोग समझे कि हार्ट के पंपिंग के लिए भी यह बहुत रोल अदा करता है। अगर ये इसकी मात्रा सही नहीं हो तो हार्ट का पंपिंग भी सही से नहीं हो पाएगा। उसके बाद है खून में इलेक्ट्रोलाइट्स बैलेंस बनाना। खून में भी हमारे ब्लड में भी मिनरल्स रहते हैं। अगर उनमें मान के चलिए कि उनमें भी अनबैलेंस हो गया तो हमारे शरीर में ब्लड का जो संचालन है वो सुचारू रूप से नहीं होते रहेगा। जैसे आयरन अगर सही तरीके से नहीं है तो आरबीसी अच्छे से नहीं बनेगा, और कैल्शियम की अधिकता हो गई तो ब्लड क्लॉट होने की समस्या हो सकती है। तो हमारे ब्लड के अंदर भी मिनरल्स का बैलेंस बनाने का काम भी यही करता है ना। उसके बाद में है किडनी के सामान्य कार्य में सहायक, है ना। किडनी जो हमारे ब्लड को छानने का कार्य करता है, तो उस कार्य के संपादन के लिए भी यह रोल अदा करता है। इलेक्ट्रोलाइट्स अगर अच्छे से हमारे शरीर में होता है तो वह किडनी को सामान्य रूप से कार्य करने में भी सहायता करता है। बच्चे, बूढ़ों और गर्भवती महिलाओं के लिए भी उपयोगी है यह। बच्चों में दस्त हो जाने पर भी इलेक्ट्रोलाइट्स हम देते हैं। बूढ़ों को भी हम लोग इलेक्ट्रॉल पाउडर दे सकते हैं, है ना, अगर उसको डिहाइड्रेशन है तो। महिलाओं को अक्सर हम प्रेगनेंसी के दौरान उनको वीकनेस लगता है तो उसमें भी हम इलेक्ट्रोल पाउडर देते हैं। तो ये सारी चीजें होती है। उसके बाद में रिकवरी तेज करता है। यह जैसे मान के चलिए कि दस्त या उल्टी की वजह से आपके शरीर में इलेक्ट्रोलाइट की पूर्ति करने के लिए भी यह रिकवरी करने के लिए, मतलब जैसे हम ओआरएस घोल पीते हैं तो हमारे शरीर में रिकवरी भी बहुत फास्ट करता है। उसके बाद में है शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को भी बढ़ाता है। हमारे इम्यून सिस्टम को भी मजबूत करने का यह कार्य करता है। तो ये सारी चीजें, ये इसका जो कार्य है वो करता है।
तो यह काम कैसे करता है, यह इसके बारे में भी थोड़ा सा एक लाइन में हम लोग जान लेते हैं। इलेक्ट्रोलाइट काम कैसे करता है कि हमारे शरीर में इतने देर तक हम इलेक्ट्रोलाइट्स की बात कर रहे हैं, तो यह कार्य कैसे करता है हमारे शरीर में। तो इलेक्ट्रोलाइट शरीर में सोडियम, पोटेशियम क्लोराइड आदि की कमी को पूरा करते हैं, जिससे कोशिकाओं में पानी का संतुलन बने रहता है, नसों के मांसपेशियों का कार्य संपादित होते रहता है, ऊर्जा की आपूर्ति सुधरते रहती है और खून का पीएच का संतुलन बनता है। इस तरह से यह कार्य करता है। कोशिकाओं में पानी का संतुलन बना देता है, नसों में मांसपेशियों को सही रखता है, संकुचन को सही रखता है, ऊर्जा के स्तर को नियंत्रित रखता है और खून में जो हमारा पीएच स्तर है, हमारे खून का जो तापमान पीएच स्तर की हम लोग बात करते हैं, तो उसको यह बैलेंस में रखने का कार्य करता है। अब इसके उपयोग कब कब करने चाहिए, जैसे इलेक्ट्रॉल सप्लीमेंट है तो दस्त में करना चाहिए, उल्टी में करना चाहिए, डिहाइड्रेशन की जब समस्या हो गई या लू या धूप या जलन हो गई, व्यायाम के बाद में अगर आपको पसीना आ रहा है, अधिक पसीना निकल गया व्यायाम के दौरान, तब भी आप इलेक्ट्रॉल सप्लीमेंट ले सकते हैं, है ना। गर्भावस्था और स्तनपान के समय तो महिलाएं लेती है, सर्जरी के बाद भी लेते हैं, और कम भूख, कमजोरी, चक्कर आने में भी इसको हम लोग ले सकते हैं। अब जैसे अब इलेक्ट्रॉल सप्लीमेंट आप देखे होंगे कि ओआरएस के रूप में आता है, तो इसका वयस्कों में एक सैचेट 6 से 8 ग्राम का जो होता है, उसको 200 ml पानी में लेते हैं। बच्चों में आधा सैचेट 3 से 4 ग्राम 1 गिलास पानी में लेते हैं। तो इस तरह से ये सप्लीमेंट लेते हैं। और सप्लीमेंट से अच्छा, सबसे अच्छा होता है नारियल पानी। तो नारियल पानी भी आप लोग सप्लीमेंट के रूप में ले सकते हैं। तो आशा करता हूँ आज का क्लास आप सभी को समझ में आया होगा। आज का क्लास इतना ही। तो आगे अब कल मिलेंगे सभी से। इलेक्ट्रोलाइट्स के बारे में और किसी को अगर कुछ दुविधा हो तो आप पूछ सकते हैं आगे। चलिए फिर आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।